हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। इसमें मेरे लिए क्या है? जीवन की ऊबड़ खाबड़ सड़क का मार्गदर्शन करने में आपकी मदद करने के लिए कुछ ठोस व्यवहारिक सलाह लें। पिनोचियो की कहानी में एक छोटे से कठपुतली को उसकी इच्छा मिलती है। वह उन तारों को खो देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और एक वास्तविक स्वतंत्र लड़का होने का अवसर प्राप्त करता है। लेकिन पिनोचियो ने जो महसूस नहीं किया वो यह था कि इसका मतलब वास्तविक जीवन के सभी खतरों के साथ साथ ईमानदारी, दोस्ती और परिवार के माध्यम से सीखे जाने वाले दर्दनाक सबक भी थे। पिनोचियो जैसी क्लासिक कहानियों, साथ ही कई अन्य लोकप्रिय मिथकों, परियों की कहानियों और धार्मिक दृष्टांतों, सभी जीवन में अर्थ को खोजने के कार्य को आदेश और अराजकता, परिचित और विदेशी, या सुरक्षा और रोमांच के बीच संतुलनकारी अधिनियम के रूप में चित्रित करते हैं। लोग सुकरात और अरस्तु जैसे दार्शनिकों के कामों के साथ साथ ऐतिहासिक ग्रंथों को जारी रखना और पुनः पारित करना जारी रखते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को अर्थ देने के लिए सार्वभौमिक मूल्यों और नियमों के लिए तरसते हैं। और ये ऐसे विषय हैं जो लेखक जॉर्डन बी. पीटरसन ने आधुनिक लोगों की मदद करने के लिए 12 ऐसे मूल्यों की एक नई सूची बनाते समय ध्यान में रखा है, जो आज के समय में है। आपको पता चलेगा क्या लॉबस्टर हमें विश्वास के बारे में सिखा सकते हैं, क्या कमल का फूल हमें जीवन में अर्थ का पीछा करने के बारे में दिखा सकता है, तथा युवा स्केटबोर्डर हमें मानव प्रकृति के बारे में क्या बता सकते हैं। दुनिया भर के समाजों में पदानुक्रम जीवन का एक सामान्य पहलू है, इसलिए अपने आप को अच्छी मुद्रा के साथ लाभ लें। आपने शायद वाक्यांश के बारे में सुना है, पेकिंग ऑर्डर सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? यह नॉर्वेजियन जूलॉजिस्ट थॉलेफ शजेल्डरुप एबे से आता है, जो 1920 के दशक में बर्नीदार मुर्गियों का अध्ययन कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि इन पक्षियों में स्पष्ट पदानुक्रम था। सबसे ऊपर सबसे स्वस्थ, सबसे मजबूत थे, जो हमेशा चिकन फीड आने पर सबसे पहले पैक करते थे। सबसे नीचे सबसे कमजोर मुर्गियां थीं, जिनके पंख बाहर निकले हुए थे, जो केवल बचे हुए टुकड़ों में झांकती थीं। इस तरह के आदेशों को लागू करना मुर्गियों तक सीमित नहीं है, वे पूरे पशु साम्राज्य में स्वाभाविक रूप से होते हैं। उदाहरण के लिए, लॉबस्टर्स, चाहे वे समुद्र में हों या कैद में उठाए गए हों, आश्रय के लिए सबसे अच्छे और सबसे सुरक्षित स्थानों पर आक्रामक रूप से लड़ेंगे। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इन प्रतिस्पर्धी संघर्षों से विजेताओं और हारने वालों के दिमाग में अलग अलग रासायनिक संतुलन होंगे। विजेताओं को हार्मोन के एक उच्च अनुपात होगा सेरोटोनिन को ऑक्टोपमीन, जबकि हारे में अनुपात के विपरीत दिशा में झुक जाएगा। ये स्तर लॉबस्टर की मुद्रा को भी प्रभावित कर सकते हैं। अधिक सेरोटोनिन विजेताओं को अधिक चुस्त और ईमानदार बना देगा, और अधिक ऑक्टोपामाइन हारने वालों को तनावपूर्ण और कल कर देता है। यह अंतर आगे के टकराव में कारक होगा, क्योंकि ईमानदार लॉबस्टर बड़े और अधिक भयभीत दिखाई देंगे, जिससे तनावग्रस्त व्यक्ति विनम्र बने रहेंगे। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, समान पदानुक्रम और जीतने और हारने के चक्र मनुष्यों के बीच खेलते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि शराब या अवसाद की चपेट में आने वालों में प्रतिस्पर्धी स्थिति में प्रवेश करने की संभावना कम होती है, जो केवल अधिक निष्क्रियता को मजबूत करता है और कम आत्मसम्मान और अवसाद को जारी रखता है।
इसके विपरीत एक जीतने वाली लकीर पर अक्सर एक जोरदार और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज मौजूद होती है, जो उन्हें अपनी लकीर को जीवित रखने में मदद कर सकती है। लॉबस्टर की तरह मनुष्य लगातार एक दूसरे के खिलाफ खुद को माप रहे हैं, और हम एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को उनकी भौतिकता के साथ जोड़ते हैं। इसलिए यदि आप अपने आप को एक लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले नियम का पालन करें, अपने सिर को ऊंचा रखें और विजेता की मुद्रा पर वार करें। उसी कोमलता के साथ अपने लिए देखभाल करें जिसे आप प्रियजन मानते हैं। यदि आपका कुत्ता बीमार था और पशु चिकित्सक ने उसे दवा दी थी, तो आप डॉक्टर का अनुमान नहीं लगाएंगे, और क्या आप डॉक्टर के पर्चे को छोड़ देंगे? और फिर भी 1/3 लोग डॉक्टरों द्वारा दिए गए चिकित्सा नुस्खे को अनदेखा कर देते हैं, जो सवाल उठाता है, हम अपने पालतू जानवरों की बेहतर देखभाल खुद से क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि क्योंकि हम हमेशा अपनी स्वयं की खामियों के प्रति सचेत रहते हैं, हम आत्मघृणा महसूस करते हैं, जो बदले में अनावश्यक आत्मदंड और एक ऐसी भावना पैदा कर सकता है, जिसे हम अच्छा महसूस करने के लिए अयोग्य मानते हैं। इस प्रकार हम खुद की तुलना में दूसरों की बेहतर देखभाल करते हैं। यह विश्वास कि हम अयोग्य हैं कम से कम वापस आदम और ईव की कहानी ईडन गार्डन से निर्वासित होने की कहानी के रूप में चला जाता है। इस रूपक कथा में आदम और हव्वा सभी मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वे एक दुष्ट नाग द्वारा ज्ञान के निषिद्ध सेब खाने में प्रवृत्त होते हैं। सांप की सलाह का पालन करने से मनुष्यों को दुष्टता से हमेशा के लिए भ्रष्ट होने के रूप में देखा जाता है, जबकि ईडन गार्डन की कहानी हमें अपने भीतर के इस अंधेरे पक्ष के बारे में आत्म जागरूक बनाती है और इस समझ को मजबूत कर सकती है कि हम अच्छी चीजों के लायक नहीं हैं। इसे दूसरी तरह से भी पढ़ा जा सकता है, यह सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। वह दूषित है। बगीचे के मनुष्यों और नागों को पूरे विश्व के प्राकृतिक मिश्रण क्रम और अराजकता के रूप में देखा जा सकता है। प्रकृति के इस द्वंद्व को पूर्वी दर्शन में भी देखा जा सकता है, और यिन यांग प्रतीक के 2 पक्षों में प्रतिनिधित्व वह किया जा सकता है। एक प्रकाश और एक अंधेरा पक्ष है, फिर भी दोनों पक्षों के भीतर दूसरे का एक हिस्सा होता है, और न ही हो सकता है दूसरे के बिना मौजूद है। इस परिदृश्य में प्रकाश और अंधेरे के बीच स्वस्थ संतुलन खोजने के द्वारा सद्भाव प्राप्त किया जाता है, और किसी को भी किसी भी दिशा में बहुत दूर नहीं जाने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को किसी भी चीज के बुरे के संपर्क में आने से बचाने की कोशिश करते हैं, तो वे केवल उस अराजकता को बहुत अधिक आदेश के अत्याचार के साथ बदल देंगे। दूसरे शब्दों में, यह पूरी तरह से अच्छा होने की कोशिश करने के लिए व्यर्थ है। यह हमें दूसरे नियम की ओर ले जाता है, अपने आप की देखभाल करें जैसे कि आप किसी प्रियजन से करेंगे। तो अपने आप को देखो, लेकिन अराजकता के खिलाफ मत लड़ो, क्योंकि यह एक अकल्पनीय लड़ाई है। और केवल वही करने से जो आपको खुश करता है, वह करने की कोशिश करें जो आपके लिए सबसे अच्छा है। एक बच्चे के रूप में आप अपने दांतों को ब्रश करना या अपने मिटनेस पहनना नहीं चाहते होंगे, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें किया जाना चाहिए। एक वयस्क के रूप में आपको उन लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए जो यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि आप कौन हैं और जीवन में आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। फिर आपको वे कदम मिलेंगे जो आपको लेने चाहिए और आपके लिए जो कार्य सबसे अच्छे हैं। गलत साथी आपको नीचे खींच सकते हैं, इसलिए अपने दोस्तों को समझदारी से चुनें।
लेखक के बचपन के दोस्तों में से एक ने अपने उत्तरी कनाडाई गृहनगर फेयरव्यू अल्बर्टा की प्रशंसा कभी नहीं छोड़ी। इसके बजाय वो इधर उधर फंस गया और शहर के अन्य नीर दो कुओं के बीच समाप्त हो गया। हर बार एक समय के बाद लेखक घर लौटता था और अपने दोस्त के साथ पकड़ लेता था, और हर बार उसके दोस्त की धीमी उदास गिरावट बहुत स्पष्ट हो जाती थी। एक बार जो युवा क्षमता थी वो उम्र बढ़ने की नाराजगी थी। लेखक के लिए यह स्पष्ट हो गया कि उन नीर से कुओं ने अपने दोस्त को नीचे लाया और उसे जीवन में वापस रखा। और यह एक ऐसी चीज है जो किसी को भी कहीं भी हो सकती है। कार्यस्थल की सेटिंग में एक समान गतिशील बाहर खेल सकता है जब एक अंडरअचीवर को उच्च कलाकारों की टीम में डाल दिया जाता है। प्रबंधक यह सोच सकता है कि इसके परिणामस्वरूप समस्याग्रस्त कर्मचारी को दूसरों से अच्छी आदतें लेनी होंगी। लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि विपरीत होने की अधिक संभावना है, और बुरी आदतें हर किसी के प्रदर्शन को फैलाना और नीचे लाना शुरू कर देंगी। यही कारण है कि तीसरा नियम यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने आप को सहायक दोस्तों के साथ घेर लें, क्योंकि ये दोस्ती के प्रकार हैं जो सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अपने दोस्तों के बारे में पिकी होना एक स्मार्ट चाल है और यह स्वार्थी या स्नैबी नहीं है। सहायक और प्रोत्साहित करने वाली मित्रता दोनों तरह से चलती है। जब आपको एक बढ़ावा की आवश्यकता होती है, तो वे आपके लिए वहां होंगे, और यदि आपके दोस्त को एक झटके से छूट देने या सुधार करने में मदद की आवश्यकता है, तो आप उनके लिए वहां होंगे। यह गतिशील व्यक्तिगत सफलता को प्रोत्साहित कर सकता है और एक टीम के हिस्से के रूप में यह महान सामाजिक उपलब्धियों को जन्म दे सकता है। जब लेखक ने फेयरव्यू को कॉलेज के लिए छोड़ दिया, तो वह समान विचारधारा वाले व्यक्तियों में शामिल हो गए, जिन्होंने एक दूसरे की पढ़ाई में मदद की और कई अन्य उपलब्धियों में, जैसे कि एक अखबार बनाना और एक सफल छात्र संघ चलाना। आपको पता होगा कि आपके अच्छे दोस्त हैं जब वे नकारात्मकता में आपकी दीवार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, इसलिए वे आपको इससे बाहर निकलने और ट्रैक पर वापस आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रगति आपकी पिछली उपलब्धियों से खुद की तुलना करके बनाई जाती है, दूसरों से नहीं। एक छोटे तालाब में बड़ी मछली होने के नाते ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब इंटरनेट के लिए धन्यवाद, यहाँ तक एक छोटे समुदाय की अवधारणा अतीत की बात है। इन दिनों हम सभी एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, हमेशा कोई आपसे बेहतर होता है। यह हमें आत्म आलोचना के मुद्दे पर लाता है। अब किसी के स्वयं के लिए महत्वपूर्ण होना महत्वपूर्ण है। अगर हम नहीं थे, तो हमारे पास प्रयास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, खुद को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं, और हमारा जीवन जल्दी से व्यर्थ हो जाएगा। सौभाग्य से यह एक मानवीय प्रवृत्ति है कि हमेशा वर्तमान को अभाव के रूप में देखें और भविष्य को बेहतर बनाने का वादा करें। इस प्रवृत्ति का एक कारण है क्योंकि यह हमें आगे बढ़ने और कार्रवाई करने के लिए प्रेरित रहने में मदद करता है। हालांकि आत्म आलोचना बदसूरत हो सकती है जब यह खुद को दूसरों से तुलना करने के बारे में हो जाता है। जब ऐसा होता है तो हम अपनी प्रगति पर दृष्टि खो देते हैं। सबसे पहले यह श्वेत श्याम शब्दों में सोचने की ओर अग्रसर करता है, हम या तो सफल रहे या असफल रहे। यह वृद्धिशील सुधारों को देखने से रोकता है जो अक्सर छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण होते हैं।
तुलना हमारे जीवन के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करके और इसे अनुपात से बाहर निकालकर बड़ी तस्वीर को खो देती है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप पिछले वर्ष की समीक्षा कर रहे हैं और ध्यान दें कि आप अपने कुछ साथियों के साथ काम में उतने उत्पादक नहीं थे। आप कुल विफलता की तरह तुरंत महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जूम आउट करते हैं और अपने जीवन के सभी पहलुओं को देखते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपने अपने पारिवारिक जीवन में कुछ वास्तविक सुधार किए हैं। यही कारण है कि चौथा नियम है कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें, और हमेशा अपनी पूर्व उपलब्धियों के खिलाफ खुद को जज करें। वर्तमान परिणामों की तुलना पिछले वाले से करने से आप आगे बढ़ते रहेंगे। यदि आपको लगता है कि आप हमेशा जीत रहे हैं, तो यह एक लाल झंडा है जिसे आपको जोखिम लेने और खुद को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य देने का बेहतर काम करने की आवश्यकता है। अपनी प्रगति पर जांच करते समय अपने आप को एक गृह निरीक्षक के रूप में सोचें। इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे तक की चीजों को देखना और हर समस्या को वर्गीकृत करना। क्या यह एक कॉस्मेटिक या एक संरचनात्मक दोष है? इससे पहले कि आप स्वीकृति की मोहर लगा सके, उन चीजों की एक सूची बना लें जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। यह विस्तृत दृष्टिकोण आपको अपने आप पर इतना व्यस्त रखने की संभावना है कि आप दूसरों के खिलाफ कैसे ढेर हो जाएंगे। एक जिम्मेदार और दयालु बच्चे की परवरिश करना माता-पिता का कर्तव्य है। अगर आपने कभी माता-पिता को किसी ऐसे बच्चे की अनदेखी करते देखा है जो कहर बरपा रहा है, तो आप सोच सकते हैं, क्या वे सिर्फ बुरे माता-पिता हैं या वे बच्चे को खुद को धक्का देने की अनुमति देकर होशियार हैं? बच्चे के पालन पोषण के प्रति दृष्टिकोण वर्षों में बदल गया है। अक्सर उम्र पुरानी प्रकृति बनाम पोषण बहस के परिणाम स्वरूप, और हम जिस प्रकार की प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए हैं, उसके बारे में अलग अलग राय। 18वीं शताब्दी में दार्शनिक जियां जैक्स रूसो द्वारा एक लोकप्रिय धारणा को चैंपियन बनाया गया था, जिसने सुझाव दिया था कि हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वज मिठाई, कोमल और बच्चे जैसे थे। उन्होंने युद्ध के हमारे इतिहास और हिंसा को दोषी ठहराया, जिसका प्रभाव सभ्यता पर हम पर पड़ा है। लेकिन आजकल हमारे पास इस तथ्य की स्पष्ट समझ है कि लोग वास्तव में आक्रामक प्रवृत्ति के साथ पैदा हुए हैं, और यह सीखना चाहिए कि कैसे दयालु, सज्जन व्यक्ति अधिक सभ्य वयस्क बने। आखिरकार, आपको यह याद रखना चाहिए कि खेल के मैदान में बच्चे कितने शातिर हो सकते हैं। अधिकांश कार्यस्थलों की तुलना में शांति की एक तस्वीर है। लेखक के अनुसार, यह वास्तव में माता-पिता पर निर्भर है कि वे स्वाभाविक रूप से आक्रामक नौजवान सीखें कि एक अच्छी तरह से समायोजित वयस्क कैसे बने, जो हमें 5वें नियम में लाता है। माता-पिता को एक दोस्त से अधिक होने की आवश्यकता है, उन्हें एक जिम्मेदार उठाने की आवश्यकता है और इंसानों की तरह। यह एक चुनौती हो सकती है क्योंकि कोई भी बुरा आदमी होना पसंद नहीं करता है। लेकिन बच्चे आक्रामक होते हैं क्योंकि उनके पास सीमाओं को आगे बढ़ाने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, ताकि वे यह पता लगा सकें कि समाज की रेखाएं कहाँ हैं। तो एक माता-पिता को उन पंक्तियों को चित्रित करने में दृढ़ और निर्णायक होना चाहिए। हालांकि यह मजेदार नहीं लग सकता है, इसे इस तरह से सोचें, यदि वे इन चीजों को प्यार, माता-पिता को समझने से नहीं सीखते हैं, तो वे इसे बाद में सीखेंगे, जिसमें कम प्यार और समझ शामिल है। तो आइए अच्छे पालन पोषण के 3 प्रमुख तरीकों पर नजर डालें। पहला नियम सीमित करना है। बहुत से नियम कुंठित बच्चों को पैदा करते हैं जो लगातार बाधाओं को मार रहे हैं।
इसलिए चीजों को कुछ बुनियादी, आसानी से समझ में आने वाले सिद्धांतों तक सीमित रखें, जैसे कि आत्मरक्षा में जब तक किसी को काटो, मारो या मत मारो। दूसरा, न्यूनतम आवश्यक बल का उपयोग करना है। प्रभावी और निष्पक्ष अनुशासन केवल तभी लागू किया जा सकता है जब परिणाम स्पष्ट हो। सजा को और अपराध को फिट करने की भी आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि यह केवल एक बच्चे के लिए उतना ही गंभीर होना चाहिए जितना कि नियम को फिर से न तोड़ने के लिए सीखना। कभी कभी निराश रूप से देखने की जरूरत होती है, अन्य बार यह वीडियो गेम के बिना एक सप्ताह हो सकता है। तीसरा है जोड़े में आना। बच्चे चतुर हैं और एक माता पिता को दूसरे के खिलाफ खेलकर अपना रास्ता पाने की कोशिश करेंगे, इसलिए एक एकीकृत मोर्चा महत्वपूर्ण है। साथ ही हर माता पिता गलतियां करते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक सहयोगी है तो आप उन गलतियों को नोटिस करने और पकड़ने के लिए पसंद करेंगे। दुनिया अन्याय से भर गई है, लेकिन हमें जीवन में दूसरों के लिए दोष नहीं देना चाहिए। शब्दों को छोटा करने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया चुनौतियों और पीड़ाओं से भरी है, लेकिन यह निराशा का कारण नहीं है। फिर भी उम्र भर कई लोगों ने जीवन को इतना क्रूर और अनुचित देखा है कि कठोर प्रतिक्रियाएं उचित हैं। रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने अस्तित्व को इतने बेतुके अन्याय के रूप में देखा कि उन्होंने सुझाव दिया कि केवल 4 वैध प्रतिक्रियाएं थीं: बच्चे की तरह अज्ञानता, स्वेच्छाचारी आनंद, आत्महत्या या इसके बावजूद संघर्ष करना। टॉल्स्टॉय ने अपने निबंध ए कन्फेशन में इन पदों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि सबसे ईमानदार प्रतिक्रिया आत्महत्या थी, जबकि संघर्ष करना उचित कार्रवाई करने में उनकी कमजोर अक्षमता का संकेत था। अन्य लोगों ने इसी तरह से प्रतिक्रिया दी है, फिर भी अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी ले जाने का फैसला किया है, जो हत्या आत्महत्याओं जैसे कि सैंडी हुक या कोलंबिन स्कूल गोलीबारी के रूप में जाना जाता है। 2016 के जून में पूर्ववर्ती 1260 दिनों में संयुक्त राज्य में 1000 गोलीबारी हुई थी, जिसमें किसी ने 4 या उससे अधिक लोगों को मार दिया था, कई मामलों में खुद को गोली मारकर। लेकिन टॉल्स्टॉय के धूमिल विश्व दृष्टि के बावजूद, और चाहे आप कितना भी पीड़ित या क्रूर और अन्यायपूर्ण क्यों न हो, आप जीवन को देखते हैं, आपको दुनिया को दोष नहीं देना चाहिए। यह जीवन के लिए छठे नियम का सार है, जिसमें कहा गया है कि आपको दुनिया का न्याय करने से पहले अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक अन्य रूसी लेखक है जो कि सोल्विन सोल्जेनिजिन के नाम से माना जाता है कि यह जीवन की क्रूरता को अस्वीकार करना संभव था, तब भी जब यह आपके लिए क्रूर हो। सोल्जेनिजिन उन कम्युनिस्टों में से थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फिर भी अपनी सेवा के बावजूद वह युद्ध के बाद अपने ही राज्य द्वारा कैद कर लिया। और जैसे कि रूसी गुल्ड में जीवन काफी खराब नहीं था, उसे पता चला कि उसे अपनी सजा काटते समय कैंसर हो गया था। लेकिन इस सब के बावजूद सोल्जेनिजिन ने दुनिया को अपने जीवन के लिए दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करने में अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया, जिसने उन्हें कैद कर लिया था, और दुनिया को कुछ अच्छा और सार्थक योगदान देने के लिए जो समय उन्होंने छोड़ा था उसका उपयोग करने के लिए खुद पर ले लिया। उन्होंने द गुलाग आर्किपेलागो नामक पुस्तक लिखने में क्या शामिल किया, जो एक इतिहास प्रदान करता है, साथ ही साथ सोवियत शिविरों के लिए एक विनाशकारी अभियोग भी, वह पहली बार अनुभव करेगा।
इस पुस्तक ने स्टिंगिन के कम्युनिज्म के ब्रांड को दुनिया भर के बौद्धिक हलकों में शामिल करने में किसी भी प्रकार के समर्थन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बलिदान एक सार्थक कार्य हो सकता है और हमें तत्काल सुखों पर अर्थ तलाशना चाहिए। क्या आपने बंदर के बारे में कहानी सुनी है जो कुकी जार में उसके हाथ से पकड़ा गया है? जैसा कि कहानी चलती है, एक खुले जार के अंदर एक कुकी बची हुई थी और जार का उद्घाटन बंदर के हाथ में प्रवेश करने के लिए बस इतना बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि उसकी मुट्ठी उसमें इलाज के साथ वापस आ जाए। इसलिए अगर वो अपने इलाज पर जोर देने की कोशिश करता तो वह फंस जाता। यहाँ नैतिक यह है कि लालच के लिए एक कीमत है। बंदर ने खुद को पकड़ लिया क्योंकि उसने कुकी को बस जाने से इनकार कर दिया। यह मानव व्यवहार से कितना अलग है? कितने लोग हर दिन सुखों का पीछा करते हैं जो उनके हित में नहीं है, और कितने बलिदान करने के लिए तैयार नहीं हैं जो उनके सर्वोत्तम हित में है। दुनिया को निराशा के गड्ढे के रूप में देखने के दुष्प्रभावों में से एक यह है कि यह विशेष रूप से तत्काल सुखों में स्थित जीवन को औचित्य देना आसान बनाता है, जो इसे और अधिक सहनीय बना देगा। इसके अलावा अगर यह आपको खुश करता है तो यह बुरा नहीं हो सकता है ना? यह द्विघातुमान खाने और पीने, नशीली दवाओं के उपयोग, यौन दुर्व्यवहार और अन्य आत्म हानि वाले व्यवहारों के पीछे का तर्क है। इस तर्क का दूसरा पक्ष बलिदान है, जिस तरह से अब कुछ देकर भविष्य में बेहतर चीजों को लाना है। यह प्राचीन समय में वापस चला जाता है, जहां जातियां भोजन को एक तरफ रख देती हैं ताकि इसे सर्दियों के माध्यम से बनाया जा सके या समुदाय में उन लोगों की मदद की जा सके जो शिकार या खेती नहीं कर सकते। यह बाइबल में दिया गया एक और विषय है। जब परमेश्वर आदम और हव्वा को स्वर्ग से बाहर निकालता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका मूल पाप कठोर और क्रूर जीवन का कारण है जिसका सामना सभी को करना चाहिए। हालांकि जीवन में हमारी पीड़ा हमारे द्वारा दी गई कुर्बानी है ताकि हमें जीवन की खुशियों का अनुभव हो सके। यह हमें साथ शासन करने के लिए लाता है, तत्काल संतुष्टि पर सार्थक लक्ष्यों की तलाश करें। अब आप सोच सकते हैं कि यह एक सरल अवधारणा है और ऐसा कुछ है जो ज्यादातर लोग पहले से ही करते हैं। आखिरकार हम काम पर जाने के लिए अपना समय बलिदान करते हैं और कठिन घंटों में डालते हैं ताकि हम बाद में छुट्टी ले सकें या गर्मियों में समुद्र तट पर आराम कर सकें। लेकिन यह आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए त्याग करने से अधिक गहरा है। बड़ी और छोटी चीजें हैं जिन्हें हम बड़े अच्छे के लिए त्याग सकते हैं, और बलिदान जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक फायदेमंद हो सकता है। यह कमल के फूल के बारे में सोचने में मदद कर सकता है। यह पौधे एक झील के तल पर अपना जीवन शुरू करता है और इंच से इंच तक यह अंधेरे से बच जाता है जब तक कि यह पानी की सतह से नहीं टूटता और सूरज की किरणों में खिलता है। दूसरे शब्दों में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहें और बलिदान करने के लिए तैयार रहें, और आपको पुरस्कृत किया जाएगा। झूठ आत्म धोखे का एक सामान्य उपकरण है, लेकिन हमें सच्चे जीवन जीने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे का मानना कि आप किसी व्यक्ति की आत्मा की ताकत को इस आधार पर माप सकते हैं कि वे कितने अधूरे सच को सहन कर सकते हैं, जबकि सच्चाई को अक्सर हमारी संस्कृति में एक मूल्यवान वस्तु माना जाता है, फिर भी हम हर समय झूठ बोलते हैं। अपने आप से और दूसरों से झूठ बोलने का एक मुख्य कारण यह है कि हम जो सोचते हैं वह प्राप्त करना चाहते हैं।
ऑस्ट्रियाई मनोविज्ञानी अल्फ्रेड एडलर ने इन जीवन झूठों को कहा, और वे उन चीजों के रूप में चित्रित किए जाते हैं जो हम करेंगे और एक खराब सोच वाले लक्ष्य को वास्तविकता में बदल देंगे। उदाहरण के लिए, आप अपने रिटायरमेंट को मेक्सिको के एक एकांत समुद्र तट पर ले जा सकते हैं, जिसमें मार्गरेट्स की अनंत आपूर्ति होती है। इस तरह का लक्ष्य इतना आकर्षक हो सकता है कि आप खुद को यह सोचकर बेवकूफ बनाते रहेंगे, भले ही घटनाओं को ढेर कर दिया जाए, जो इसे तेजी से दूर कर देता है। आप सूरज, रेत और बू के लिए भी एलर्जी विकसित कर सकते हैं, लेकिन इस पूर्ण योजना के बारे में अपने आप से झूठ बोलना जारी रखें, भले ही यह वास्तव में एक योजना नहीं है, क्योंकि आपने किसी भी ठोस कदम की पहचान नहीं की है जो संभवतः इसे एक वास्तविकता बना सकती है। इस तरह के भ्रम अक्सर हमारी सोच में खुद को मूर्ख बनाने की क्षमता के साथ हाथ से चले जाते हैं। हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं जो हमें जानने की जरूरत है। यह एक विशेष रूप से मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण है, क्योंकि यह सीखने और बढ़ने की हमारी स्वाभाविक इच्छा से दूर हो जाता है। लेकिन इससे भी बदतर और कहीं अधिक बुराई चीजें तब हो सकती हैं जब आप जीव न को झूठ समझ रहे हों और सच्चाई को पहचानने के लिए तैयार न हो। जॉन मिल्टन की महाकाव्य कविता पैराडाइज लॉस्ट में लूसीफर को एक उचित चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन वह जो बहुत गर्वित हो जाता है और अपनी प्रतिभा के साथ आसक्त हो जाता है, इतना कि वो और उसके अनुयायियों को भगवान के परम सत्य को चुनौती देने की हिम्मत के लिए स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। यह नियम संख्या 8 सेट करता है, झूठ बोलना बंद करो और सत्य बनो। आपको अपने प्रत्येक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको लचीला होना चाहिए ताकि आपके लक्ष्य यथार्थवादी हों और सच्चाई को प्रतिबिंबित करें। इसलिए जैसे जैसे आपकी समझ और विश्व दृष्टि बदलती है, वैसे वैसे आपके लक्ष्य भी होने चाहिए। और यदि आपका जीवन बंद है, तो ये आपके द्वारा अनुसरण किए जा रहे वर्तमान सत्य को चुनौती देने का समय हो सकता है, जो आपको कमजोर, अस्वीकार या बेकार लग रहा है, और आपके व्यक्तिगत सत्य की पुष्टि करता है ताकि आप सही रास्ते पर वापस आ सकें। बातचीत सीखने और बढ़ने का अवसर है, प्रतिस्पर्धा नहीं। उनकी मृत्यु के हजारों साल बाद प्राचीन दार्शनिक सुकरात को अभी भी सबसे बुद्धिमान पुरुषों में से एक माना जाता है जो कभी रहते थे। इसका एक कारण यह है कि उनका विश्वास केवल यही था कि वे निश्चित थे कि वे कुछ नहीं जानते थे, और यह उनकी बातचीत में एक प्रेरणा शक्ति थी और सीखने के लिए उनका खुलापन था। जब आप वास्तविक बातचीत में संलग्न होते हैं, तो यह सोचने के लिए एक समान प्रक्रिया होनी चाहिए। जब आप किसी मुद्दे के दो पक्षों का पता लगाते हैं, तो चीजों पर सोचना अनिवार्य रूप से खुद को सुन रहा है। इसलिए एक तरह से आप अपना स्वयं का आंतरिक संवाद बना रहे हैं, जो मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपको अपने उद्देश्य में शेष उद्देश्य के साथ साथ दोनों पक्षों का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है। यह एक बड़ा कारण है कि लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ताकि वे किसी मुद्दे के दोनों पक्षों को आसानी से पेश कर सकें और निष्कर्ष पर आ सकें। यहाँ तक बच्चे भी ऐसा करेंगे। यदि कोई बच्चा सोचता है कि छत पर खेलने में मजा आएगा, तो वे इस विचार को एक दोस्त को सुझा सकते हैं जो इस विचार के खतरों को इंगित करता है। बातचीत जो आगे बढ़ती है, वह मूल विचार वाले बच्चे को नए परिप्रेक्ष्य में ले जाने की अनुमति देती है। इस बात पर विचार करें कि यह संभव है कि कोई व्यक्ति खुद को गिराने और चोट पहुंचाएगा, और उम्मीद है कि सही निर्णय लेगा। हालांकि बातचीत अक्सर इस तरह नहीं होती है।
इसके बजाय एक व्यक्ति या शायद दोनों लोग संवाद को सुनने और एक प्रतियोगिता के रूप में मानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि उन्हें अपनी पूर्व धारणाओं को मान्य करने के लिए जीतने की जरूरत है। इसलिए यह सुनने के बजाय कि दूसरे व्यक्ति को क्या कहना है, वे इस बारे में सोच रहे होंगे कि आगे क्या कहना है या कार्य करें, जैसे कि यह एक दूसरे को टक्कर देने की प्रतियोगिता है। यही कारण है कि 9वां नियम वो है जो दूसरों को कहना है, यह सुने, जबकि यह मानते हुए कि आपको उनसे कुछ सीखना है। बेहतर बातचीत करने वाला होने के लिए एक आसान टिप है सुनने के लिए और फिर संक्षेप में कहें या जोर से दोहराएं कि दूसरे व्यक्ति ने अभी क्या कहा। यह कई उद्देश्यों को पूरा करता है। यह आश्वस्त करने में मदद करता है कि आपने चीजों को सही ढंग से सुना है, जबकि यह आपकी स्मृति में छड़ी करने में भी मदद करता है। यह बातचीत के आपके पक्ष के अनुकूल होने के लिए विवरण को विकृत या ओवरसिम्प्लाइज करने की संभावना को भी कम करता है। कभी कभी सच में दर्द होता है और यह जानकारी लेने में दर्दनाक है, जिसका अर्थ है कि आपको अपने विचारों और पूर्व धारणाओं को बदलना होगा। लेकिन यह वह मूल्य है जो आप सीखने और बढ़ने की सुंदर प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भुगतान करते हैं। जीवन की जटिलता को स्पष्ट और सटीक भाषा के साथ सामना किया जाना चाहिए। जीवन वास्तव में एक विशाल और जटिल टेपेस्ट्री है, और फिर भी हम केवल उन अलग अलग हिस्सों को देखने के लिए जाते हैं जिन्हें हमें देखने की आवश्यकता है। यदि आप साथ चल रहे हैं और जमीन पर एक सेब देखते हैं, तो आप शायद उस शाखा, पेड़, जड़ों और मिट्टी के बारे में नहीं सोचते हैं जो गिरने से पहले सभी जुड़े हुए थे। कारण यह है कि हम केवल उन चीजों को पहचानते हैं या उन पर ध्यान देते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं या हमारे रास्ते में खड़े हैं। सेब हमारा ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि यह भोजन और जीविका का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हम पेड़ और मिट्टी पर विचार नहीं करते क्योंकि वे हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी काम के नहीं हैं। बेशक हम हर समय हर चीज के बारे में नहीं सोच सकते हैं। दुनिया इसके लिए बहुत जटिल है, इसलिए मन चीजों को सरल बनाता है और हमें अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना आसान बनाता है। हालांकि हर बार एक समय में दुनिया की हमारी अवधारणा को चकनाचूर करने और चीजों को अराजक बनाने के लिए कुछ हो सकता है। यही कारण है कि नियम 10 अत्यंत महत्वपूर्ण है। सटीक भाषा का उपयोग करें। यह कैसे मदद करता है? ठीक है, शब्द कार के बारे में सोचो। आप जानते हैं कि एक कार क्या सही है? यह एक वाहन है जो आपको बिंदु से बिंदु बी तक ले जाता है, लेकिन जब यह वाहन और बी के बीच आधे रास्ते से टूट जाता है, तो क्या आप जानते हैं कि कार के काम करने के सटीक तरीके क्या हैं? क्या आप हुड को पॉप कर सकते हैं और जटिल मशीनरी के इस टुकड़े को ठीक कर सकते हैं? एक अच्छा मौका है कि जब आपकी कार टूट जाती है तो आप शाप देने का आग्रह करते हैं, और हो सकता है कि कार को इतनी आसान चीज न होने के लिए लात भी मारे। ऐसा तब होता है जब चीजें जटिल और अराजक हो जाती हैं। इसलिए ठीक होने के लिए आपको स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से यह समझाकर आदेश को पुनः स्थापित करना होगा कि क्या गलत है। जब आपका शरीर टूट जाता है और आप बीमार हो जाते हैं, तो यही बात होनी चाहिए। कोई भी समस्या हो सकती है, इसलिए आपको अपने डॉक्टर को इसके सटीक लक्षण बताने होंगे। क्या आपके पेट में दर्द होता है या यह बुखार है? क्या यह आपके द्वारा कुछ खाने के बाद शुरू हुआ? यह क्या था? सटीक होने से आप ऑर्डर को पुनर्स्थापित कर सकते हैं और बेहतर महसूस करने के लिए कदम उठा सकते हैं।
सटीक भाषा आपके रिश्तों को और भी सुचारू रूप से चला सकती है। क्या आपका साथी कुछ ऐसा करता है जो आपको परेशान करता है, जैसे खुद के बाद सफाई करने में असफल होना? जितनी जल्दी आप ईमानदार और उनके साथ सटीक होंगे, उतना आसान जीवन होगा। बुरे और दमनकारी पुरुष हैं, लेकिन हमें मानव स्वभाव को दबाने से बचना चाहिए। जॉर्ज ऑरवेल की द रोड टू विगनप्रियर में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि समाजवाद इंग्लैंड में रक्षकों को आकर्षित कर रहा था, न कि खनिकों के सामने कठोर परिस्थितियों के लिए सहानुभूति के कारण, बल्कि अमीर और शक्तिशाली के लिए घृणा से बाहर। आज पुरुष प्रधान नेतृत्व के प्रति समान दृष्टिकोण है जो पितृसत्ता के रूप में जाने जाते हैं। पितृसत्ता के लिए इस घृणा का एक प्रभावशाली स्रोत मार्क्सवाद आधारित फ्रैंकफर्ट स्कूल का मैक्स होर्खहाइमर है, जिसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा और बौद्धिकता को सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करने के बजाय एक संस्कृति में शक्तिशाली उत्पीड़कों का मुकाबला करने और नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात शासक पुरुषों। इसी तरह आज दुनिया भर के मानविकी पाठ्यक्रमों में अनुशंसित राजनैतिक कार्रवाई हमारी माचो संस्कृति का निराकरण है। सब कुछ ठीक करने या बनाने के बजाय नष्ट करने के बारे में है, और लेखक के अनुसार इसने हमें पुरुष व्यवहार पर निर्देशित नाराजगी के साथ छोड़ दिया है, जो कि अत्यधिक कठोर और संक्षिप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, कई पुरुष छात्र नियमित रूप से पितृसत्ता का हिस्सा होने के शत्रुतापूर्ण आरोपों का सामना कर रहे हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन के मार्ग में हर पुरुष को संभावित यौन अपराधी के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यह सच है कि बहुत से पुरुषों ने अपमानजनक व्यवहार किया है, लेखक का तर्क है कि पुरुषों ने भी अच्छे के लिए अपने स्वाभाविक रूप से आक्रामक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, जैसे कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में उलझना, खतरनाक क्षेत्रों की खोज करना और बहुत जरूरी प्रगति करना। यह स्केटबोर्डर्स के लेखक की याद दिलाता है। टोरंटो विश्वविद्यालय परिसर में कुछ इमारतों के बाहर सराहनीय निडरता और खतरे को गले लगाने की इच्छा दिखाने वाले अद्भुत स्केटबोर्डर्स थे। लेकिन तब शहर के अधिकारियों ने परिसर में स्केटबोर्डिंग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, जो हमें नियम 11 में लाता है, युवा लोगों को स्केटबोर्डिंग से परेशान न करें। हम उन नियमों को स्थापित नहीं कर सकते हैं जो हम लोगों के रूप में बहुत ही प्रकृति के खिलाफ जाते हैं। हमारे नियमों को निश्चित रूप से हमारी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जो लोगों में अच्छे गुणों को दबाए। हमने वास्तव में एक बहुत अच्छा काल्पनिक खाता देखा है कि जब पुरुष अपनी मर्दांगी को छीन लेते हैं तो क्या हो सकता है। जैसा कि फाइट क्लब में कहानी हमें दिखाती है, फिर आक्रामकता एक निषिद्ध फल बन सकती है जो फांसीवादी प्रवृत्तियों में खुद को प्रकट करती है। एक और वास्तविक दुनिया का अनुकरण करने की प्रतिक्रिया दक्षिणपंथी राजनीति का वर्तमान पुनरुत्थान है। सच तो यह है कि महिलाएं नहीं चाहती कि वे लड़कों को खुद के लिए चीजें सीखने और स्वतंत्र होने का मौका दिए बिना बड़े हों। वो कहता है कि हर लड़के की एक माँ होती है, और एक आश्रित माँ बच्चे की माँ किस तरह की देखभाल करना चाहेगी। जीवन कठिन है और दुहक से भरा है, इसलिए जीवन में छोटी खुशियां मनाना जरूरी है। क्या आपने कभी किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल की है? यह जीवन की अधिक कठिन चुनौतियों में से एक हो सकती है। लेखक की बेटी 6 साल की उम्र से ही गंभीर गठिया का सामना कर रही है। वह लगातार दर्द से पीड़ित है,
संयुक्त प्रतिस्थापन के लिए लगातार इंजेक्शन और कई सर्जरी की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास इस स्थिति में बेटी थी, तो आप सोच सकते हैं कि जीवन अनुचित है, लेकिन यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि दर्द, पीड़ा और दुख के अंधेरे बिट्स हैं जो अच्छे क्षणों को उनके मूल्य देते हैं। सुपरमैन पर विचार करें। जब यह चरित्र पहली बार पेश किया गया था, तो वह बेहद लोकप्रिय था। लेकिन तब कॉमिक बुक के लेखक उसे सत्ता के बाद भी सत्ता देते रहे जब तक कि वह वास्तव में अजेय नहीं हो गया। स्वाभाविक रूप से पाठक उसे सुपर बोरिंग लगने लगते हैं। यदि खतरे का कोई खतरा नहीं है, तो सुपरमैन की जीत खोखली है। और इसी तरह अच्छे क्षण निरर्थक होंगे यदि हमें उन तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों और कष्टों से नहीं जूझना पड़े। यही कारण है कि नियम 12 का पालन करना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक सबसे छोटी खुशियों में से सर्वश्रेष्ठ बनाएं जो जीवन प्रदान करता है। इस नियम का पालन करके आप जीवन को गले लगाने और अपने रास्ते में आने वाली हर अच्छी चीज की सराहना करने के लिए सुनिश्चित होंगे। जब आप लंबे समय तक अपने आप को कठिन समय के माध्यम से देखना सुनिश्चित करेंगे, तब भी वर्षों की पीड़ा और परेशानी के बाद लेखक की बेटी को अंततः एक नया फिजियोथेरेपिस्ट मिला, जिसने उसे अधिक गतिशीलता, सामान्यता की एक उचित मात्रा और बहुत कम दर्द खोजने में मदद की। आगे सड़क पर जटिलताएं हो सकती हैं, लेकिन जब तक वे टिकते हैं, तब तक दोनों सुधारों का आनंद उठा सकते हैं। यह सबसे अच्छा रवैया है। जब आप फुटपाथ पर एक को पार करते हैं, तो आपको एक बिल्ली को रोकने और पालतू बनाने में अपना समय लगता है। याद रखें, रात के अंधेरे के बिना कोई दिन नहीं है, जैसे अराजकता के बिना कोई आदेश नहीं है। जीवन में दुख है, लेकिन यह भी है जो हमारी दृढ़ता को अर्थ देता है और शांति के क्षणों को इतना फायदेमंद बनाता है। अंतिम सारांश इस पुस्तक में मुख्य संदेश जीवन के माध्यम से नेविगेट करना परीक्षणों और क्लेशों से भरा एक निरंतर संघर्ष है, और यदि जीवन में कोई गारंटी है, तो यह है कि संभवतः कोने के आसपास अधिक परेशानी होगी, लेकिन सौंदर्य और आनंद भी पाया जाना है। लेकिन इन क्षणों क्षणभंगुर हो सकता है। आप बस इतना कर सकते हैं कि आप पूरी कोशिश करें, ईमानदार और सच्चे बने, और स्वार्थी और घमंडी होने से बचें। जीवन में अपने स्वयं के लिए जिम्मेदारी लेना महत्वपूर्ण है, और अपनी कमियों के लिए दुनिया या दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। अंततः यह केवल आप ही हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं, तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।